आखिर संविधान की जरूरत क्या थी? सम और विधान। तो विधान तो कौन ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसके पास अपना विधान नहीं है, नियम कानून नहीं है? चाहे वो गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, सबके पास अपना विधान है। लेकिन शायद वो विधान हमारे उस ऊर्जा के स्रोत को वो शक्ति नहीं दे पाया जो आज हम संविधान के माध्यम से आह्वान कर रहे हैं कि इनको वो शक्ति दी जाए। मेरी माँ और बहन कहती है कि दिल के बहलाने का मुझको अब सामान न समझा जाए और मुझको अब इतना आसान न समझा जाए। दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए और मुझको अब इतना आसान न समझा जाए। मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ, मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ और इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। तो इस मिट्टी को ही पढ़ा जाए और जब इस मिट्टी इसके इतिहास को पढ़ा गया तो पता चला रे ये सारा का सारा विधान संविधान तो यही है। और वो मौर्य साम्राज्य को जब पढ़े तो उनको लगा कि आधा से अधिक सब तो यही लिखने वाले की भावना और पढ़ने वाली की भावना दोनों जब मैच करेंगे तब जाके लिखने का रियल में तात्पर्य और उद्देश्य जिसको अभी आप हम लोगों को दिए हैं वो सफल माने। अभी सूरज नहीं डूबा जरा सी शाम तो होने दो, अभी सूरज नहीं डूबा जरा सी शाम तो होने दो, मैं खुद लौट जाऊंगा, अरे मैं खुद लौट जाऊंगा, जरा मुझे नाकाम तो होने दो, मुझे बदनाम करने का, अरे मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले मेरा नाम तो होने दो, पहले मेरा नाम तो होने दो, पहले मेरा नाम तो होने दो। इस विश्वास के साथ मैं सभी से, आप सभी दर्शक दीर्घा में बैठे हुए और सम्राट अशोक क्लब के पदाधिकारी यहाँ कर्मी जो उपस्थित हैं, मुख्य वक्ता माननीय इंजीनियर भीषम सर के सम्मान में एक बार जोरदार तालियों के साथ आपका सभा में जितने भी उपस्थित है खड़े होकर सर का अभिनंदन करें, वो माइक तक पहुंचे और अपनी बातों को रखें। संविधान दिवस के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता माननीय इंजीनियर भीषम कुमार। सर्वप्रथम अपने नायकों को नमन करता हूं जिन्होंने इतना सुंदर सा विधान बनाकर हमारे लिए हमको परोस कर दिया ताकि हम समता, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व में बंधे रहें। आज मंच पे मंचासीन सम्राट अशोक क्लब के गणराज जो लोकतंत्र की पहला नींव रखते थे, ये आपने जब अपनी मुख से ये बात बोली तो मैं बड़ा आह्लादित हुआ कि इतिहास के इस पन्ने को आपने यहां रखा कि वह लिच्छवी गणराज जो लोकतंत्र की जननी कही जाती है। अभी के पूर्व वक्ता सबने बताया 2300 साल पहले की घटना, संविधान की घटना कि संविधान लिखा कैसे गया, कहां से आया। मैं भी उससे कुछ इतर नहीं कहूंगा क्योंकि मेरे से भी विद्वान जन यहाँ उपस्थित हैं, आप सबने कहा, लेकिन बहुत सरल भाषा में मैं कहना चाहूंगा। सदन में उपस्थित एक ऐसा कौम जिसको अभी सब कोई, जो भी लोग यहाँ आए, आह्वान कर रहे थे, उनके ओज का, उनके तेजस्वी का, उनके त्याग का, उनके बलिदान का, और शायद मैं भी, आप भी उसी ग्रह कहें तो गर्भगृह उस सृजन के बीज हैं, तो उसको मैं कैसे भूल सकता हूं। सदन में उपस्थित हमारे इस तरफ संपूर्ण मातृशक्ति को मेरा सादर नमन बन गया। सर ने एक बात बोली कि भाई भारतीय संविधान मनसा वाचा कर्मणा से मूर्त रूप में पहुंचेगा, और ये पहुंचा कौन सकती हैं, तो यही पहुंचा सकती है। लेकिन ये बात
उनसे भली भांति कौन नहीं जानता होगा कि वो कैसे पहुंचाएंगे। इसलिए मैं इनकी तरफ से एक रेहाना रूही की बातें हैं वो रखना चाहता हूं कि अब आपको आह्वान और उनको जो है मोटिवेट और बहुत ऊर्जा लगाने की जरूरत नहीं है। हमारी वो माँ जिसने हम सबको ऊर्जा दिया है 9 महीने, उसके बाद हम और आप यहाँ आए, उसको कौन ऊर्जा देगा? उसको कौन ऊर्जा देगा? लेकिन कालांतर में यही संविधान, यही विधान, संविधान का तो मैं बाद में चर्चा करूंगा, यही विधान, आखिर संविधान की जरूरत क्या थी? सम और विधान। तो विधान तो कौन ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसके पास अपना विधान नहीं है, नियम कानून नहीं है? चाहे वो गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, सबके पास अपना विधान है। लेकिन शायद वो विधान हमारे उस ऊर्जा के स्रोत को वो शक्ति नहीं दे पाया जो आज हम संविधान के माध्यम से आह्वान कर रहे हैं कि इनको वो शक्ति दी जाए। क्या ऐसी चूक हो गई? इसका मतलब उस विधान में वो ताकत नहीं थी कि हम जिस कोख में 9 महीने रहे उसको जो है सम्मान और आदर मिल सके। यही उस विधान की विसंगति थी। और आजाद भारत के संविधान के में या मौर्य डायनेस्टी, मौर्य कालीन का वो संविधान का जिसमें हमारे इस मातृशक्ति को प्रेम, सम्मान और आदर मिलता था। लेकिन अब उसका आह्वान मैं इस तरीके से कहूंगा अपने बहनों के लिए, या वो बोलेंगे कि दिल के बहलाने का अब मुझको सामान न समझा जाए। अब मेरी माँ और बहन कहती है कि दिल के बहलाने का मुझको अब सामान न समझा जाए और मुझको अब इतना आसान न समझा जाए। दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए और मुझको अब इतना आसान न समझा जाए। मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ, मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ और इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ, इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, सिर्फ बेटी को ही घर का मेहमान न समझा जाए। सिर्फ बेटी को ही घर का मेहमान न समझा जाए। इसलिए अब इनको हम इतना कमजोर नहीं समझे। लेकिन कहीं ना कहीं बहरहाल आखिर कुछ तो हुआ है कि आज उस भारतीय संविधान में, जैसा सर ने कहा कि आज हमें हक और हुकूमत की लड़ाई लड़नी पड़ रही है कि भाई हमको इतना रिजर्वेशन चाहिए। ये विसंगतियां आई थी, इसको समझना होगा। आखिर अमेंडमेंट संशोधन की आवश्यकता पड़ी थी। तो फिर से हम थोड़े से फ्लैशबैक में जाना चाहेंगे कि जब हमारा देश आजाद हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूशन अपने संविधान की बारी आई, तो यह देश पहले भी चल रहा था, लेकिन विधान से चल रहा था। सारे अपने अपने धर्म थे। और जब संविधान की बात आई तो जितने भी संविधान निर्माता थे वो जब बैठे इस देश को चलाने के लिए, एक विधान बनाने के लिए, तो सबके मन में, अभी प्रोफेसर साहब ने बताया था कि 299 लोग थे, सबके मन में सिर्फ कोई खाका नहीं था। लिटरली मैं बोलूं, कोई खाका नहीं था। सबके मन में सिर्फ एक ही खाका था और एक ही शब्द था। वो था, जहां तक मैं गलत नहीं हूं क्योंकि जज साहब है, वेलफेयर स्टेट्स की स्थापना करना। सिर्फ एक ही मन में, सबके मन में यही बात थी कि वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य, देश, राष्ट्र की स्थापना हम करेंगे जब हमारा देश आजाद होगा। सिर्फ एक शब्द था। और लोक कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट्स के लिए जब हुआ कि तो भाई कैसे बनाया जाए, तो कहीं नहीं कहीं बात आई कि आखिर कहीं तो होगा। तो ये तो बाद का प्रोसेस है कि भाई कहीं से हम उठा के ले आए नीति निर्देशक तक, तो आयरलैंड से, तो कनाडा से। पहले तो इस मिट्टी को ही पढ़ा जाए, और जब इस मिट्टी, इसके इतिहास को पढ़ा गया तो पता चला, अरे ये सारा का सारा विधान, संविधान तो यही है।
और वो मौर्य साम्राज्य को जब पढ़े तो उनको लगा कि आधा से अधिक सब तो यही है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स कहें तो पाली में था, इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस कहें, धाराओं के माध्यम से सारे देश में कहीं न कहीं उस समय से ऑलरेडी जा चुका। लेकिन मैं उस ओर नहीं जाना चाहूंगा। मैं संविधान लिखने वाले, हमारे संविधान निर्माता ने जो बातें लिखी उसको एकदम आसान तरीके से अभी के जितने भी वक्ता ने बताया, मैं चूंकि ये जो विचार विमर्श है रियली में सर ये होना चाहिए था सच में यूनिवर्सिटीज में। ये जो आज हम लोग यहाँ विचार विमर्श कर रहे हैं या सम्राट अशोक क्लब जो गांव-गांव पंचायत स्तर तक छोटे स्तर पे आप जो मना रहे हैं और संविधान दिवस संविधान पर चर्चा करते हैं, रियली में ये व्हाइट कॉलर्स जितने भी संस्थान थे उनमें आज के दिन इसको विचार विमर्श में लाना था। ये उनकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि हम इसको आज कहां चर्चा में ला रहे हैं। इसको एक पर्टिकुलर सिलेबस बना दिया गया कि भाई जो लॉ करेगा, एलएलबी करेगा, जो पॉलिटिकल साइंस लेगा वही इस चीज को पढ़ेगा और बाकी लोग नहीं पढ़ेंगे। तो बाकी लोग जब नहीं पढ़ेंगे, संविधान के बारे में समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो फिर कैसे संविधान से प्रेम करेंगे, कैसे उस पर चलेंगे। एक बड़ा सा शब्द रहता है सर के यहाँ, अभी भी हम आ रहे थे तो आपका लिखा हुआ था कैमूर जो आपका कोर्ट है, नया बना बिल्डिंग बना हुआ है, उस पर आप लोग जाइएगा देखिएगा लिखा हुआ व्यवहार न्यायालय। क्या लिखा हुआ है? व्यवहार न्यायालय। शायद सब जगह कोर्ट को सर यही कहते हैं, व्यवहार न्यायालय। तो व्यवहार कहते किसको है? मतलब बिहेव, बर्ताव, संस्कार, आचार, विचार। इसका मतलब इस देश में सारे व्यवहारहीन व्यक्ति पकड़े जाते हैं तो उनको सिखाया जाता होगा उस व्यवहार न्यायालय में, तभी तो उसका नाम बना है व्यवहार न्यायालय। और शायद यही व्यवहार, यही शील समाधि आचरण शायद मौर्य साम्राज्य में या जितने भी हमारे ऋषि महर्षि इष्ट मुनि वो हमारे परिवार को संस्कार सिखाते थे व्यवहार। यानी कि संविधान ऑलरेडी बाय बर्थ हमको मिल जाता है, आज हमारे तक इजीली आसानी से उपलब्ध नहीं है, तो उसको हम व्यवहार न्यायालय में जाते हैं और माननीय के माध्यम से उसको हम सीखते हैं। यही तो हो रहा है व्यवहार न्यायालय में। लेकिन फिर से बात आती है कि जब बाबा साहब या बाकी के संविधान सभा के सदस्यों ने जब निर्माण किया होगा तो उसको आप संविधान क्या है उसको इस तरीके से समझें। जब आज तो भाई व्हाट्सएप आ गया है, फेसबुक है, अभी भी एसएमएस का जमाना है, इंस्टाग्राम है। एक जमाना था जब हमारे दादा या पिताजी से ऊपर का एरा ले लीजिए तो लोग चिट्ठी लिखा करते थे। संविधान को समझने के लिए हमें उन चिट्ठियों को समझना होगा। और जब चिट्ठी लिखते थे, चाहे वो एक प्रेमी अपने प्रेयसी को लिखे, एक माँ अपने बेटे को लिखे, एक बेटा अपने पिता को लिखे, एक पिता अपने पोते को लिखे, चिट्ठियों का प्रचलन था। और याद कीजिए वैसे ही जैसे संविधान का वो किताब है, संविधान के जो पन्ने हैं उसी तरीके से वो चिट्ठियां होती थी। एक पन्ना होता था, एक लीफ होता था। लेकिन जब वो चिट्ठियों पे वो लिखते थे और वो चिट्ठी जब हमारे घर में आती, डाकिया देकर जाता, तो चाहे वो प्रेमिका हो या पिता के द्वारा लिखा गया पुत्री को, पुत्र को पत्र हो, तो कभी कभी आप महसूस किए होंगे, ये आपके साथ भी घटना घटी होगी कि जब कभी हम उस पत्र को पढ़ते थे आज भी, तो उसमें कुछ नहीं होता है। उसमें क्या होता है? वर्ण ही तो होंगे, अक्षर ही तो होंगे, शब्द होंगे, वाक्य होंगे, एक सेंटेंस होगा, एक पूरा पैराग्राफ होगा चिट्ठी में, 2 पेज होंगे, क ख ग अ आ इ ऊ यही से मिलके बने होंगे। लेकिन क्या होता होगा कि जब हम चिट्ठियों को पढ़ते होंगे तो एक पत्नी अपने पति की चिट्ठी या एक प्रेमिका अपने प्रेमी या पिता पुत्र का चिट्ठी पढ़ते पढ़ते वो आंसू, उसकी आंख से आंसू गिरने लगते थे। जरा गौर कीजिए, एक लिखा हुआ वाक्य ही तो है,
कुछ उसमें शब्द ही तो होंगे। और उस प्रेमिका की आंखों से नीर आंसू बहने लगते थे। इसका मतलब कि वह प्रेमिका या वह पिता का लिखा हुआ पुत्र को पत्र वह मात्र शब्द भर नहीं होंगे, जिसने लिखने वाले ने शब्द नहीं, शब्द के रूप में अपने दिल की अथाह गहराइयों से अपनी भावनाओं, अपनी संवेदनाओं को उस पर लिख दिया होगा। और अपनी भावना, संवेदना, प्रेम, श्रद्धा को जब शब्दों में उकेरा होगा, तो जब वो व्यक्ति पढ़ रहा होगा जिसको चिट्ठी भेजा गया, तो जिस भाव से वो लिखा होगा, जिस संवेदना से लिखने वाले ने लिखा होगा, उसी संवेदना और भावना के साथ जब पढ़ने वाला पढ़ता है, तो डेफिनेटली उसकी आंखों से आंसू गिरेंगे। यानी लिखने वाले की भावना और पढ़ने वाले की भावना दोनों जब मैच करेंगे, तब जाके लिखने का रियल में तात्पर्य और उद्देश्य जिसको अभी आप हम लोगों को दिए हैं, वो सफल माना जाएगा, वही परिपूर्ण माना जाएगा। लेकिन हुआ क्या कालांतर में, समझ न पाए और कहीं न कहीं हम पदच्युत हो गए। इसलिए लिखने वाले की भावनाओं को समझना होगा। इसको इस तरीके से आज यहाँ उपस्थित नहीं है, क्योंकि आते भी हम सबके श्रद्धेय डॉक्टर सच्चिदानंद मौर्य सर, इसलिए वो बात, क्योंकि सर ने एक बात रखी थी कि संविधान बना तो जरूर, लेकिन उसमें बहुत सी विसंगतियां थी, तो उस पे सर की एक बात आती है और शायद आज इस सदन में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुख्य अतिथि भी